नमस्कार। आओ सुनाओ में आपका स्वागत है। आज की कहानी है अस्पताल का काला सच। शहर की ऊंची इमारतों के बीच एक पुराना अस्पताल खड़ा था, जिसकी दीवारें समय के साथ जर्जर हो चुकी थी। हवा में दवाइयों की गंध थी और कहीं दूर एक एम्बुलेंस की सायरन की आवाज धीरे धीरे गायब हो रही थी। काव्या तीसरी मंजिल के एक कमरे में खड़ी थी, खिड़की के पास, जहां से शहर की टिमटिमाती रोशनी दिख रही थी। उसकी उंगलियां एक पुराने लॉकेट को कसकर पकड़े हुए थी, जिसमें एक छोटा सा सितारा जड़ा था। उसकी आंखें थकी हुई थी, लेकिन उनमें एक जिद थी, जीने की, प्यार करने की और उस सच को ढूंढने की जो उसकी जिंदगी को निगल रहा था। काव्या की जिंदगी कभी साधारण नहीं थी। वो एक नर्स थी जो इस अस्पताल में पिछले 3 साल से काम कर रही थी। लेकिन ये अस्पताल कोई आम जगह नहीं था। लोग फुसफुसाते थे कि यहां कुछ गलत होता है। मरीज जो ठीक होने की कगार पर होते, अचानक गायब हो जाते। कागजों में लिखा जाता कि उन्हें छुट्टी दे दी गई, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वे सचमुच कहाँ जाते थे। काव्या ने शुरू में इन बातों को अफवाह माना, लेकिन जब उसकी सबसे करीबी दोस्त नीलम एक रात अचानक गायब हो गई, तो उसका यकीन डगमगा गया। नीलम और काव्या की दोस्ती इस अस्पताल की दीवारों में पनपी थी। नीलम एक मरीज थी जो कैंसर से जूझ रही थी, लेकिन उसकी हंसी और हिम्मत ऐसी थी कि वो हर किसी को जीने की वजह देती थी। काव्या और नीलम रात की ड्यूटी के बाद अक्सर छत पर बैठते, कॉफी के मग हाथ में लिए और जिंदगी के बारे में बातें करते। नीलम ने एक बार काव्या से कहा कि जिंदगी एक चिराग है जो अंधेरे में भी जलता है, बशर्ते कोई उसे हवा से बचाए। काव्या ने उसकी बात को दिल से लगा लिया। नीलम ने उसे वो लॉकेट दिया था और कहा था कि ये उसकी उम्मीद का प्रतीक है। लेकिन नीलम के गायब होने के बाद काव्या की दुनिया बदल गई। उसने अस्पताल के रिकॉर्ड्स खंगाले, नीलम के वार्ड में हर कोने की तलाशी ली, लेकिन कुछ नहीं मिला। सिर्फ एक चिट्ठी जो नीलम के बिस्तर के नीचे पड़ी थी। उसमें लिखा था, काव्या, सच मत ढूंढना, ये तुम्हें भी निगल लेगा। लेकिन अगर ढूंढना ही है तो आदित्य को ढूंढ। आदित्य, ये नाम काव्या ने पहले कभी नहीं सुना था। नीलम ने उसका जिक्र क्यों किया और वो सच क्या था जो इतना खतरनाक था? काव्या ने उस रात फैसला किया कि वो आदित्य को ढूंढेगी। उसने नीलम की चिट्ठी को अपनी जेब में रखा और अस्पताल की लाइब्रेरी में गई, जहां पुराने रिकॉर्ड्स रखे थे। वहां उसे एक पुराना रजिस्टर मिला, जिसमें कुछ मरीजों के नाम और उनके साथ एक कोड लिखा था। नीलम का नाम भी था और उसके सामने लिखा था, ट्रांसफर, प्रोजेक्ट आलोक। काव्या का दिल धड़कने लगा। प्रोजेक्ट आलोक क्या था? उसने रजिस्टर को और खंगाला, लेकिन कोई और सुराग नहीं मिला। अगली रात काव्या अपनी ड्यूटी के बाद छत पर गई। वो अकेली थी, लेकिन उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसकी नजर एक छाया पर पड़ी जो छत के किनारे खड़ी थी। काव्या ने हिम्मत जुटाई और उसकी ओर बढ़ी। वो एक आदमी था, लंबा, कंधों पर एक पुराना कोट और चेहरे पर एक ऐसी उदासी जो काव्या को जानी पहचानी लगी। काव्या ने पूछा कि वो कौन है। उस आदमी ने धीरे से मुड़कर देखा और कहा कि उसका नाम आदित्य है। काव्या का दिल जोर से धड़का। उसने नीलम की चिट्ठी का जिक्र किया। आदित्य का चेहरा बदल गया। उसने काव्या को पास बुलाया और कहा कि वे यहां बात नहीं कर सकते। उसने उसे अस्पताल के पीछे वाले बगीचे में मिलने को कहा, जहां कोई नहीं आता था। बगीचे में रात के सन्नाटे के बीच आदित्य ने काव्या को बताया कि वो एक पत्रकार है जो प्रोजेक्ट आलोक की जांच कर रहा है। उसने कहा कि ये एक गुप्त प्रयोग है जो अस्पताल के कुछ बड़े डॉक्टर
और शहर के रसूखदार लोग मिलकर चला रहे हैं। वे मरीजों का इस्तेमाल नए दवाइयों के परीक्षण के लिए करते हैं और जो मरीज इसके लिए अनुपयुक्त होते हैं उन्हें गायब कर दिया जाता है। काव्या को यकीन नहीं हुआ। उसने पूछा कि नीलम का इससे क्या लेना देना था। आदित्य ने कहा कि नीलम ने इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ ऐसा जान लिया था जो उसे नहीं जानना चाहिए था। काव्या का गुस्सा और दुख दोनों उबल पड़े। उसने आदित्य से पूछा कि क्या नीलम जिंदा है। आदित्य ने उसकी आंखों में देखा और कहा कि उसे नहीं पता, लेकिन वो उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा है। उसने काव्या से कहा कि वो उसकी मदद करे क्योंकि वो अस्पताल के अंदर की जानकारी जुटा सकती है। काव्या ने एक पल सोचा। उसे डर था, लेकिन नीलम की हंसी और उसका लॉकेट उसे हिम्मत दे रहे थे। उसने हामी भर दी। अगले कुछ दिन काव्या और आदित्य गुप्त रूप से मिलने लगे। आदित्य ने उसे बताया कि प्रोजेक्ट आलोक का केंद्र अस्पताल की बेसमेंट में है, जहां एक गुप्त लैब है। काव्या ने उस लैब तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन वहां ताले और सिक्योरिटी गार्ड थे। एक रात जब काव्या बेसमेंट के पास थी, उसे एक फाइल मिली जिसमें कुछ मरीजों के नाम और उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स थी। नीलम का नाम भी था। उसके सामने लिखा था टेस्ट सब्जेक्ट असफल। काव्या का दिल टूट गया। उसने वो फाइल अपनी जेब में छुपाई और आदित्य को दिखाने का फैसला किया। लेकिन उस रात जब काव्या छत पर आदित्य से मिलने गई तो उसे एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। उसने आदित्य को फाइल दी और कहा कि उन्हें जल्दी कुछ करना होगा। आदित्य ने फाइल देखी और उसका चेहरा सख्त हो गया। उसने कहा कि यह फाइल प्रोजेक्ट आलोक का सबूत है, लेकिन इसे बाहर लाने से पहले उन्हें और जानकारी चाहिए। काव्या ने पूछा कि वे ये सब अकेले कैसे करेंगे। आदित्य ने उसका हाथ पकड़ा और कहा कि वे अकेले नहीं हैं। उसने कहा कि नीलम ने उन दोनों को एक दूसरे तक पहुंचाया है और ये उनकी उम्मीद है। काव्या की आंखों में आंसू थे। उसने आदित्य से कहा कि वो नीलम को खोना नहीं चाहती। आदित्य ने कहा कि वो भी किसी को खो चुका है, उसकी बहन जो इसी अस्पताल में गायब हुई थी। उस पल में काव्या और आदित्य के बीच एक अनकहा रिश्ता बन गया। ये प्यार नहीं था, बल्कि एक ऐसी साझेदारी थी जो दुख और उम्मीद से बनी थी। काव्या ने लॉकेट को छुआ और कहा कि वे नीलम को ढूंढेंगे, चाहे जो हो जाए। लेकिन तभी छत का दरवाजा खुला और कुछ लोग अंदर आए। उनकी आवाजों से साफ था कि वे अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड थे। एक ने कहा कि काव्या को फाइल लेते देखा गया था। काव्या और आदित्य एक कोने में छुप गए, लेकिन उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। काव्या ने आदित्य की ओर देखा। उसकी आंखों में डर था, लेकिन उसने काव्या का हाथ कसकर पकड़ा, जैसे कह रहा हो कि वे साथ है। छत की ठंडी फर्श पर काव्या और आदित्य सांस रोककर एक पुराने टैंक के पीछे छुपे थे। सिक्योरिटी गार्ड्स की टॉर्च की रोशनी छत पर इधर उधर घूम रही थी, जैसे कोई भूत खोज रही हो। काव्या का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे डर था कि कहीं उसकी आवाज गार्ड्स तक न पहुंच जाए। उसने आदित्य की ओर देखा। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि एक अजीब सा संकल्प था। आदित्य ने काव्या का हाथ धीरे से दबाया, जैसे कह रहा हो कि वे यहां से निकल जाएंगे। गार्ड्स में से एक ने जोर से कहा कि काव्या को फाइल लेते देखा गया था। दूसरा गार्ड बोला कि अगर वो सचमुच कुछ जान गई है तो उसे चुप कराना होगा। काव्या की सांस अटक गई। उसने लॉकेट को कसकर पकड़ा, जैसे नीलम की हिम्मत उसमें बसी हो। आदित्य ने काव्या के कान में फुसफुसाया कि वे सीढ़ियों की ओर बढ़ेंगे, लेकिन धीरे धीरे। काव्या ने सिर हिलाया, हालांकि उसका मन डर से भारी था। दोनों धीरे धीरे टैंक के पीछे से सरके। गार्ड्स अब छत के दूसरे कोने की ओर बढ़ रहे थे।
आदित्य ने काव्या का हाथ पकड़ा और उसे सीढ़ियों की ओर खींचा। अंधेरे में उनका रास्ता मुश्किल था, लेकिन आदित्य की पकड़ में एक अजीब सा भरोसा था। जैसे ही वे सीढ़ियों के पास पहुंचे, एक गार्ड ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी टॉर्च की रोशनी ठीक उनके पास से गुजरी। काव्या ने सांस रोक ली, लेकिन गार्ड ने कुछ और देखा और वापस मुड़ गया। सीढ़ियां उतरते वक्त काव्या का पैर फिसला। आदित्य ने उसे तुरंत थाम लिया। काव्या ने उसकी ओर देखा और एक पल के लिए समय ठहर गया। उसकी आंखों में आदित्य का चेहरा साफ दिख रहा था, थका हुआ लेकिन जिद्दी। उसने धीरे से कहा कि वे जल्दी निकले, वरना गार्ड्स वापस आ जाएंगे। काव्या ने सिर हिलाया और दोनों नीचे की ओर भागे। अस्पताल की गलियारों में सन्नाटा था। सिर्फ कहीं कहीं मशीनों की हल्की गुनगुनाहट सुनाई दे रही थी। आदित्य ने काव्या को एक पुराने स्टोर रूम की ओर ले जाया, जहां टूटे हुए बेड और पुरानी मेडिकल किट बिखरी थी। उसने दरवाजा बंद किया और कहा कि वे यहां थोड़ी देर रुक सकते हैं। काव्या ने सांस ली और पूछा कि अब क्या करेंगे। आदित्य ने फाइल निकाली जो काव्या ने बेसमेंट से ली थी। उसने कहा कि यह फाइल उनके लिए एक हथियार है, लेकिन इसे बाहर लाने से पहले उन्हें और सबूत चाहिए। काव्या ने पूछा कि प्रोजेक्ट आलोक आखिर है क्या। आदित्य ने एक गहरी सांस ली और बताया कि यह एक गैर कानूनी दवा प्रयोग है जो अस्पताल के मुख्य डॉक्टर रमेश खन्ना और शहर के कुछ बड़े व्यापारियों के बीच चल रहा है। वे गरीब और असहाय मरीजों को नए दवाइयों के लिए टेस्ट सब्जेक्ट बनाते हैं। जो मरीज ठीक नहीं होते उन्हें गायब कर दिया जाता है। काव्या का गुस्सा भड़क उठा। उसने कहा कि नीलम को भी ऐसा ही किया गया होगा। आदित्य ने कहा कि हो सकता है, लेकिन नीलम ने कुछ ऐसा जान लिया था जो इस प्रोजेक्ट को बर्बाद कर सकता था। काव्या ने पूछा कि नीलम ने क्या जाना था। आदित्य ने कहा कि उसे एक डायरी मिली थी जिसमें प्रोजेक्ट आलोक के सारे राज लिखे थे। नीलम ने वो डायरी आदित्य को देने की कोशिश की थी, लेकिन उससे पहले वो गायब हो गई। काव्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि नीलम ने उसे चिट्ठी में आदित्य का नाम क्यों लिखा। आदित्य ने कहा कि नीलम जानती थी कि काव्या उसकी सबसे अच्छी दोस्त है और वो कभी हार नहीं मानेगी। काव्या ने लॉकेट को छुआ और कहा कि वो नीलम को ढूंढेगी, चाहे उसे अपनी जान क्यों न देनी पड़े। आदित्य ने उसकी ओर देखा और कहा कि वो उसे अकेले नहीं जाने देगा। उसने बताया कि उसकी बहन मेघना भी इसी अस्पताल में गायब हुई थी। मेघना एक नर्स थी और उसने प्रोजेक्ट आलोक के बारे में कुछ पता लगाया था। आदित्य की आवाज में दर्द था। उसने कहा कि वो अपनी बहन को नहीं बचा सका, लेकिन काव्या और नीलम को बचाने के लिए वो सब कुछ करेगा। काव्या ने आदित्य का हाथ पकड़ा और कहा कि वे साथ मिलकर ये लड़ाई लड़ेंगे। उस पल में स्टोर रूम की ठंडी हवा के बीच उनके बीच एक अनकहा वादा बंध गया। ये प्यार नहीं था, बल्कि एक ऐसी साझेदारी थी जो दुख, हिम्मत और उम्मीद से बनी थी। काव्या ने कहा कि उन्हें उस डायरी को ढूंढना होगा जो नीलम ने छुपाई थी। आदित्य ने कहा कि डायरी शायद बेसमेंट की लैब में हो, लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं होगा। अगली रात काव्या अपनी ड्यूटी के बाद बेसमेंट की ओर गई। उसने एक पुराना मास्क पहना और अपने नर्स के यूनिफॉर्म के नीचे फाइल छुपाई। बेसमेंट का रास्ता अंधेरा और नम था। वहां की हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे कुछ सड़ रहा हो। काव्या ने हिम्मत जुटाई और लैब के दरवाजे तक पहुंची। दरवाजे पर एक डिजिटल लॉक था। उसने अपने पास मौजूद एक पुराना कार्ड आजमाया जो नीलम ने उसे दिया था। हैरानी की बात थी, लॉक खुल गया। लैब के अंदर मशीनों की हल्की आवाज थी। वहां टेबल पर कुछ शीशियां और कागजात बिखरे थे। काव्या ने जल्दी से खोज शुरू की। एक अलमारी में उसे एक डायरी मिली
जिसके कवर पर आलोक लिखा था। उसने डायरी खोली। उसमें मरीजों के नाम, दवाइयों के कोड और कुछ तारीखें लिखी थी। एक पन्ने पर नीलम की लिखावट में लिखा था, यह सच बाहर आना चाहिए। काव्या, मुझे माफ करना। काव्या की आंखें भर आई। उसने डायरी अपनी जेब में डाली और बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन तभी लैब का दरवाजा खुला और सामने डॉक्टर रमेश खन्ना खड़ा था। उसका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में एक खतरनाक चमक थी। उसने काव्या से पूछा कि वह यहां क्या कर रही है। काव्या का गला सूख गया। उसने कहा कि वो कुछ सामान लेने आई थी। रमेश ने उसकी ओर बढ़ते हुए कहा कि वो बहुत कुछ जान गई है और अब उसे चुप रहना होगा। काव्या ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन रमेश ने उसका हाथ पकड़ लिया। तभी लैब के बाहर से एक जोरदार आवाज आई। रमेश ने दरवाजे की ओर देखा और काव्या ने मौका पाकर उसका हाथ झटका और भागी। वो लैब से बाहर निकली और गलियारे में दौड़ने लगी। पीछे से रमेश की आवाज गूंजी कि उसे रोक लो। काव्या ने डायरी को कसकर पकड़ा और सीढ़ियों की ओर भागी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन नीलम की बातें उसे हिम्मत दे रही थी। काव्या छत पर पहुंची, जहां आदित्य उसका इंतजार कर रहा था। उसने आदित्य को डायरी दी और सारी बात बताई। आदित्य ने डायरी देखी और कहा कि यह वही है जिसकी तलाश नीलम कर रही थी। उसने कहा कि अब उनके पास प्रोजेक्ट आलोक को उजागर करने का सबूत है, लेकिन काव्या ने कहा कि रमेश ने उसे देख लिया है और अब वो सुरक्षित नहीं है। आदित्य ने कहा कि वे अस्पताल छोड़कर शहर के बाहर जाएंगे, जहां वो एक पत्रकार दोस्त को डायरी दे सकता है। लेकिन इससे पहले कि वे कोई योजना बना पाते, छत का दरवाजा फिर खुला। इस बार गार्ड्स के साथ रमेश खन्ना खड़ा था। उसने काव्या और आदित्य की ओर देखा और कहा कि वे बहुत दूर तक चले गए हैं। काव्या ने आदित्य की ओर देखा। उसकी आंखों में वही संकल्प था। उसने काव्या का हाथ पकड़ा और कहा कि वे हार नहीं मानेंगे। काव्या ने लॉकेट को छुआ और कहा कि वह भी तैयार है। रात का अंधेरा छत पर भारी पड़ रहा था, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। काव्या और आदित्य एक दूसरे का हाथ थामे खड़े थे। सामने रमेश खन्ना और उसके सिक्योरिटी गार्ड्स। रमेश के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखें शिकारी की तरह चमक रही थी। काव्या का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने लॉकेट को कसकर पकड़ा, जैसे नीलम की हिम्मत उसमें समाई हो। आदित्य ने धीरे से काव्या का हाथ दबाया, जैसे कह रहा हो कि अभी सब खत्म नहीं हुआ। रमेश ने काव्या की ओर देखकर कहा कि वो बहुत दूर तक चली गई है। उसने डायरी की बात की, जो काव्या की जेब में थी। काव्या ने जवाब दिया कि वो सच को दबने नहीं देगी। रमेश ने हंसते हुए कहा कि सच एक खतरनाक चीज है और जो इसे छूते हैं वे जल जाते हैं। उसने गार्ड्स को इशारा किया कि दोनों को पकड़ लें। आदित्य ने काव्या की ओर देखा और फुसफुसाया कि उसे भागना होगा। काव्या ने सिर हिलाया, लेकिन उसका मन डर से भारी था। आदित्य ने अचानक अपनी जेब से एक छोटा सा धुआं बम निकाला और उसे छत पर फेंक दिया। धुआं चारों ओर फैल गया और गार्ड्स की चीखें हवा में गूंजने लगी। आदित्य ने काव्या का हाथ पकड़ा और उसे सीढ़ियों की ओर खींचा। दोनों अंधेरे में भागे। पीछे से गार्ड्स की आवाजें आ रही थी। सीढ़ियां उतरते वक्त काव्या का पैर फिर फिसला, लेकिन इस बार आदित्य ने उसे कंधे से थाम लिया। काव्या ने उसकी आंखों में देखा और एक पल के लिए डर गायब हो गया। आदित्य ने कहा कि वे अस्पताल के पिछले दरवाजे से निकलेंगे, जहां उसकी बाइक खड़ी है। काव्या ने डायरी को और कसकर पकड़ा और उसके पीछे भागी। अस्पताल का पिछला दरवाजा पुराना और जंग खाया था। आदित्य ने उसे धक्का देकर खोला और दोनों बाहर की ठंडी हवा में निकल आए।
आदित्य की बाइक एक पेड़ के नीचे खड़ी थी। उसने काव्या को जल्दी बैठने को कहा और बाइक स्टार्ट की। जैसे ही बाइक ने रफ्तार पकड़ी, पीछे से गार्ड्स की गाड़ियों की आवाज सुनाई दी। काव्या ने आदित्य के कंधे पर सिर टिकाया और कहा कि वे कहाँ जाएंगे। आदित्य ने जवाब दिया कि शहर के बाहर उसका एक दोस्त है जो उनकी मदद कर सकता है। शहर की सड़कें रात में सुनसान थी। बाइक की रफ्तार और ठंडी हवा काव्या के चेहरे को चीर रही थी, लेकिन उसका मन डायरी और नीलम की बातों में उलझा था। उसने आदित्य से पूछा कि क्या वे सचमुच प्रोजेक्ट आलो को उजागर कर पाएंगे। आदित्य ने कहा कि डायरी उनके पास सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन रमेश जैसे लोग आसानी से हार नहीं मानते। उसने कहा कि उन्हें सावधान रहना होगा, क्योंकि अब वे दोनों निशाने पर हैं। काव्या ने लॉकेट को छुआ और कहा कि वो नीलम के लिए ये सब कर रही है। आदित्य ने एक पल के लिए बाइक की रफ्तार धीमी की और कहा कि वो भी अपनी बहन मेघना के लिए लड़ रहा है। उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन उसमें एक अजीब सी गर्मी भी थी। काव्या ने कहा कि वे एक दूसरे के लिए भी लड़ रहे हैं। आदित्य ने मुड़कर उसकी ओर देखा और कहा कि वो उसे कभी अकेले नहीं छोड़ेगा। उस पल में रात की सड़क पर उनके बीच एक अनकहा बंधन और गहरा हो गया। कई घंटों की सैर के बाद वे शहर से दूर एक पुराने फार्म हाउस के पास रुके। आदित्य ने कहा कि ये उसके दोस्त समीर का ठिकाना है। समीर एक पत्रकार था जो पहले प्रोजेक्ट आलोक की जांच कर चुका था, लेकिन उसे धमकियों के कारण रुकना पड़ा। फार्म हाउस की लकड़ी की दीवारें जर्जर थी और चारों ओर जंगल का सन्नाटा था। समीर ने दरवाजा खोला और दोनों को अंदर बुलाया। उसका चेहरा थका हुआ था, लेकिन आंखों में एक चमक थी। काव्या ने समीर को डायरी दी और सारी बात बताई। समीर ने डायरी के पन्ने पलटे और कहा कि यह प्रोजेक्ट आलोक का पूरा खाका है। उसने बताया कि इस प्रोजेक्ट में न सिर्फ रमेश खन्ना बल्कि शहर के कई बड़े लोग शामिल हैं। डायरी में कुछ ऐसे नाम थे जिन्हें सुनकर काव्या और आदित्य दोनों चौंक गए। समीर ने कहा कि इसे उजागर करने के लिए उन्हें सही समय और सही मंच चाहिए। उसने सुझाव दिया कि वे डायरी की कॉपी बनाएं और उसे एक बड़े न्यूज चैनल तक पहुंचाएं। काव्या ने पूछा कि क्या नीलम अभी भी जीवित हो सकती है। समीर ने एक गहरी सांस ली और कहा कि अगर नीलम ने यह डायरी छुपाई थी तो हो सकता है कि उसे कहीं छुपाकर रखा गया हो। उसने कहा कि प्रोजेक्ट आलोक के कुछ मरीजों को एक गुप्त जगह पर रखा जाता है जहां उनकी हालत की जांच की जाती है। काव्या की आंखों में उम्मीद की एक किरण जगी। उसने कहा कि उसे नीलम को ढूंढना होगा। आदित्य ने कहा कि वे अगली सुबह उस जगह की तलाश शुरू करेंगे, लेकिन समीर ने चेतावनी दी कि रमेश के लोग उनकी तलाश में होंगे और फार्म हाउस ज्यादा देर तक सुरक्षित नहीं रहेगा। काव्या ने कहा कि वो डरने वाली नहीं है। उसने लॉकेट को छुआ और कहा कि नीलम ने उसे सिखाया था कि उम्मीद कभी नहीं मरती। आदित्य ने उसकी ओर देखा और कहा कि वो उसकी हिम्मत से हैरान है। उस रात फार्म हाउस में काव्या और आदित्य देर तक बातें करते रहे। काव्या ने आदित्य से पूछा कि क्या वो कभी थकता नहीं। आदित्य ने हंसकर कहा कि वो कई बार हार मानने के करीब आया था, लेकिन हर बार मेघना की याद ने उसे रोक लिया। उसने काव्या से पूछा कि वो इतनी हिम्मत कहां से लाती है। काव्या ने कहा कि नीलम की हंसी और उसका लॉकेट उसे जीने की वजह देते हैं। उसने कहा कि जब तक वो सांस ले रही है वो नीलम को ढूंढेगी। आदित्य ने काव्या का हाथ पकड़ा और कहा कि वे सिर्फ नीलम और मेघना के लिए नहीं बल्कि उन तमाम लोगों के लिए लड़ रहे हैं जो प्रोजेक्ट आलोक की भेंट चढ़े। काव्या की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने उन्हें पोंछा और कहा कि वे जीतेंगे। उस पल में फार्म हाउस की मंद रोशनी में उनके बीच का बंधन और मजबूत हो गया। ये प्यार नहीं था, बल्कि एक ऐसी उम्मीद थी
जो अंधेरे में चिराग की तरह जल रही थी। अगली सुबह समीर ने उन्हें एक पुराना नक्शा दिया जिसमें उस गुप्त जगह का जिक्र था जहां मरीजों को रखा जाता था। नक्शा जंगल के बीच एक पुराने बंकर की ओर इशारा करता था। काव्या और आदित्य ने फैसला किया कि वे वहां जाएंगे। समीर ने कहा कि वो डायरी की कॉपी बनाकर न्यूज चैनल तक पहुंचाएगा। उसने दोनों को चेतावनी दी कि बंकर में सिक्योरिटी होगी और उन्हें सावधान रहना होगा। काव्या और आदित्य जंगल की ओर निकले। रास्ता कठिन था। पेड़ों की घनी छाया और कीचड़ भरी जमीन ने उनकी रफ्तार धीमी कर दी थी। काव्या ने आदित्य से पूछा कि क्या उसे डर नहीं लगता। आदित्य ने कहा कि डर तो लगता है, लेकिन काव्या की हिम्मत उसे आगे बढ़ने की ताकत देती है। काव्या ने मुस्कुराकर कहा कि वो भी आदित्य की जिद से प्रेरणा लेती है। जंगल में कई घंटों की यात्रा के बाद वे बंकर के पास पहुंचे। बंकर का प्रवेश द्वार एक पहाड़ी के नीचे था और उस पर भारी ताला लटक रहा था। आदित्य ने अपनी जेब से एक छोटा सा औजार निकाला और ताला तोड़ने की कोशिश की। काव्या ने चारों ओर नजर रखी। उसे डर था कि कहीं कोई उनकी जासूसी न कर रहा हो। ताला टूटते ही दोनों अंदर दाखिल हुए। बंकर के अंदर अंधेरा और ठंड था। दीवारों पर नमी की गंध थी और कहीं से पानी टपकने की आवाज आ रही थी। आदित्य ने अपनी टॉर्च जलाई। रोशनी में कुछ पुराने बेड और मेडिकल उपकरण दिखे। काव्या ने एक कमरे की ओर इशारा किया जहां से हल्की सी रोशनी आ रही थी। दोनों धीरे धीरे उस ओर बढ़े। कमरे के अंदर एक मरीज बेड पर लेटा था जिसके हाथ पैर बंधे थे। काव्या ने पास जाकर देखा और उसका दिल धड़कने लगा। वो नीलम थी। उसका चेहरा पीला था और आंखें बंद। काव्या ने उसका नाम पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। आदित्य ने नीलम की नब्ज टटोली और कहा कि वो जीवित है, लेकिन बेहोश। काव्या की आंखों में आंसू थे। उसने नीलम के बंधन खोले और उसे गले लगाया, लेकिन तभी बंकर का मुख्य दरवाजा खुला और कुछ लोग अंदर आए। उनकी आवाजों से साफ था कि वे रमेश के आदमी थे। एक ने कहा कि काव्या और आदित्य यहां तक पहुंच गए हैं और अब उन्हें जिंदा नहीं छोड़ना है। काव्या ने आदित्य की ओर देखा। उसकी आंखों में वही संकल्प था। उसने कहा कि वे नीलम को लेकर भागेंगे। काव्या ने नीलम को कंधे पर उठाया और दोनों बंकर के पीछे के रास्ते की ओर भागे। जंगल का अंधेरा काव्या और आदित्य को निगलने को तैयार था। नीलम का बेहोश शरीर काव्या के कंधों पर भारी पड़ रहा था, लेकिन उसका दिल उस बोझ से कहीं ज्यादा मजबूत था। पीछे से रमेश के आदमियों की आवाजें गूंज रही थी। उनके जूतों की थपथपाहट और टॉर्च की रोशनी जंगल की शांति को चीर रही थी। आदित्य आगे आगे भाग रहा था, रास्ता बनाने की कोशिश में, लेकिन कीचड़ और पेड़ों की जड़ें उनकी रफ्तार को रोक रही थी। काव्या ने आदित्य की ओर देखा। उसकी आंखों में वही जिद थी जो उसे पहली मुलाकात से हिम्मत देती आई थी। काव्या ने हाफते हुए पूछा कि वे कहां जाएंगे। आदित्य ने जवाब दिया कि जंगल के दूसरी ओर एक पुराना रेलवे ट्रैक है जहां से वे शहर की ओर निकल सकते हैं। उसने कहा कि समीर को डायरी मिल चुकी होगी और अब उनकी जिम्मेदारी है कि नीलम को सुरक्षित बाहर ले जाएं। काव्या ने लॉकेट को छुआ और कहा कि वो नीलम को कुछ नहीं होने देगी, लेकिन तभी एक गोली की आवाज ने जंगल को हिला दिया। काव्या ने नीलम को और कसकर पकड़ा और जमीन पर झुक गई। आदित्य ने उसे एक पेड़ के पीछे खींचा। उसकी सांसें तेज थी, लेकिन चेहरा सख्त। उसने काव्या से कहा कि वे अब रुक नहीं सकते। काव्या ने नीलम की ओर देखा। उसका चेहरा पीला था, लेकिन सांसें चल रही थी। काव्या ने आदित्य से कहा कि वे नीलम को बचाएंगे, चाहे जो हो जाए। दोनों फिर भागे।
जंगल की घनी छाया में रास्ता ढूंढना मुश्किल था, लेकिन आदित्य की टॉर्च और काव्या की हिम्मत उन्हें आगे बढ़ा रही थी। रमेश के आदमियों की आवाजें अब करीब आ रही थी। एक ने चिल्लाकर कहा कि उन्हें जिंदा या मुर्दा चाहिए। काव्या का दिल डूब रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने नीलम के कान में फुसफुसाया कि वो जल्दी ठीक हो जाएगी और वे फिर छत पर कॉफी पीते हुए हंसेंगे। कई मिनटों की दौड़ के बाद वे रेलवे ट्रैक के पास पहुंचे। ट्रैक पुराना था, पटरियों पर जंग लग चुकी थी। आदित्य ने कहा कि वे ट्रैक के साथ साथ चलेंगे, क्योंकि जंगल में छुपना अब मुश्किल हो रहा था। काव्या ने नीलम को धीरे से जमीन पर लिटाया और उसकी नब्ज टटोली। वो अभी भी बेहोश थी, लेकिन उसकी सांसें स्थिर थी। काव्या ने आदित्य से पूछा कि क्या समीर सचमुच डायरी को न्यूज चैनल तक पहुंचा देगा। आदित्य ने कहा कि समीर पर उसे पूरा भरोसा है। उसने कहा कि अब उनकी लड़ाई सिर्फ नीलम को बचाने की है। लेकिन तभी जंगल से एक गाड़ी की रोशनी उनकी ओर आई। काव्या ने आदित्य की ओर देखा। उसकी आंखों में डर था, लेकिन उसने तुरंत नीलम को उठाया और काव्या को ट्रैक की दूसरी ओर खींचा। गाड़ी रुकी और उसमें से रमेश खन्ना उतरा। उसके साथ 4 आदमी थे, जिनके हाथों में हथियार चमक रहे थे। रमेश ने काव्या की ओर देखा और कहा कि वो अब भी रुक सकती है। उसने कहा कि डायरी को भूल जाए और वो उसकी जान बख्श देगा। काव्या ने गुस्से से जवाब दिया कि वो नीलम और सच को कभी नहीं छोड़ेगी। रमेश ने हंसते हुए कहा कि वो उसकी हिम्मत की दाद देता है, लेकिन ये हिम्मत उसे कहीं नहीं ले जाएगी। उसने अपने आदमियों को इशारा किया। आदित्य ने काव्या से कहा कि वो नीलम को लेकर ट्रैक के नीचे छुप जाए। काव्या ने मना कर दिया। उसने कहा कि वो अकेले नहीं लड़ेगी। आदित्य ने उसकी आंखों में देखा और कहा कि वो उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। तभी जंगल से एक और गाड़ी की आवाज आई। काव्या और आदित्य ने एक दूसरे की ओर देखा। ये समीर था। उसने गाड़ी से उतरते हुए चिल्लाया कि न्यूज चैनल ने डायरी के कुछ हिस्सों को प्रसारित कर दिया है और पुलिस रमेश की तलाश में है। रमेश का चेहरा पीला पड़ गया। उसने अपने आदमियों से कहा कि काव्या और आदित्य को खत्म कर दो, लेकिन तभी पुलिस की सायरन की आवाज गूंजने लगी। रमेश के आदमी घबरा गए। काव्या ने मौका देखकर नीलम को उठाया और आदित्य के साथ ट्रैक की ओर भागी। समीर ने गाड़ी की ओर इशारा किया और कहा कि वे जल्दी बैठें, लेकिन रमेश ने हार नहीं मानी। उसने अपनी बंदूक उठाई और काव्या की ओर निशाना लगाया। आदित्य ने काव्या को धक्का देकर बचाया, लेकिन गोली उसके कंधे को छू गई। काव्या ने चीखते हुए आदित्य को थाम लिया। उसकी शर्ट खून से लाल हो रही थी। समीर ने काव्या को गाड़ी में बिठाया और नीलम को पीछे लिटाया। आदित्य ने दर्द से कराहते हुए कहा कि वो ठीक है। काव्या की आंखों में आंसू थे। उसने आदित्य का हाथ पकड़ा और कहा कि वो उसे कुछ नहीं होने देगी। गाड़ी ने रफ्तार पकड़ी और पुलिस की गाड़ियां रमेश और उसके आदमियों को घेरने लगी। रमेश ने आखिरी बार काव्या की ओर देखा। उसकी आंखों में हार की चमक थी। गाड़ी शहर के एक छोटे से अस्पताल की ओर बढ़ी। काव्या ने नीलम की सांसें गिनी और आदित्य का खून रोकने के लिए अपनी जैकेट का एक टुकड़ा उसके कंधे पर बांधा। समीर ने कहा कि न्यूज चैनल ने प्रोजेक्ट आलोक का पूरा खुलासा कर दिया है। रमेश और उसके साथी अब पुलिस की हिरासत में थे। काव्या ने राहत की सांस ली, लेकिन उसका मन अभी भी नीलम और आदित्य की चिंता में डूबा था। अस्पताल में डॉक्टरों ने नीलम को तुरंत आईसीयू में ले जाया। आदित्य के कंधे की सर्जरी शुरू हुई। काव्या गलियारे में अकेली बैठी थी, लॉकेट को पकड़े हुए। उसका मन उन सारी रातों में खो गया जब वो और नीलम छत पर बैठकर जिंदगी की बातें करते थे। उसने सोचा कि क्या वो नीलम को बचा पाएगी। तभी समीर आया
और कहा कि पुलिस ने बंकर में और मरीजों को ढूंढ लिया है जिन्हें प्रोजेक्ट आलोक का शिकार बनाया गया था। उसने कहा कि काव्या और आदित्य की हिम्मत ने न जाने कितने लोगों की जिंदगी बचाई। कई घंटों बाद डॉक्टर ने बताया कि नीलम की हालत स्थिर है। वो अभी भी बेहोश थी, लेकिन खतरे से बाहर। आदित्य की सर्जरी सफल रही थी। काव्या ने राहत की सांस ली और नीलम के कमरे में गई। उसने नीलम का हाथ पकड़ा और कहा कि वो जल्दी ठीक हो जाएगी। उसने लॉकेट को नीलम के पास रख दिया, जैसे कह रही हो कि उनकी उम्मीद अभी जिंदा है। अगले दिन आदित्य वार्ड में काव्या से मिला। उसका कंधा पट्टियों में लिपटा था, लेकिन चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। उसने काव्या से कहा कि वो उसकी हिम्मत के बिना ये सब नहीं कर पाता। काव्या ने कहा कि ये सिर्फ उसकी हिम्मत नहीं, बल्कि नीलम की उम्मीद और आदित्य की जिद थी। उसने कहा कि वे सबने मिलकर अंधेरे में एक चिराग जलाया है। काव्या और आदित्य अस्पताल की छत पर गए, जहां उनकी मुलाकात हुई थी। रात का आसमान साफ था और तारे टिमटिमा रहे थे। काव्या ने आदित्य से पूछा कि अब वो क्या करेगा। आदित्य ने कहा कि वो अपनी बहन मेघना की याद में एक नया लेख लिखेगा, जो प्रोजेक्ट आलोक जैसे अत्याचारों को उजागर करेगा। उसने काव्या से पूछा कि वो क्या करेगी। काव्या ने कहा कि वो नीलम के ठीक होने तक उसके साथ रहेगी और फिर शायद कुछ नया शुरू करेगी। आदित्य ने काव्या का हाथ पकड़ा और कहा कि वे भले ही अलग रास्तों पर चलें, लेकिन उनकी ये लड़ाई हमेशा उन्हें जोड़े रखेगी। काव्या ने मुस्कुराकर कहा कि कुछ चिराग कभी बुझते नहीं। उसने लॉकेट को देखा और उसे लगा कि नीलम की हंसी उसमें गूंज रही है। कई हफ्तों बाद नीलम होश में आई। उसने काव्या को गले लगाया और कहा कि वह जानती थी कि काव्या उसे ढूंढ लेगी। काव्या ने नीलम को लॉकेट वापस दिया और कहा कि ये उनकी उम्मीद की कहानी है। नीलम ने हंसते हुए कहा कि अब वे फिर छत पर कॉफी पिएंगी और इस बार कोई अंधेरा उन्हें नहीं रोक पाएगा। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल आओ सुनाओ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।